गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है फरवरी 16 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज एक लिस्ट जो लेके आया हूँ आपके लिए मैं, वो कौन कौन सी है, कौन से टॉपिक करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, और जब मैं लैंडमार्क जजमेंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है इंडियन पॉलिटी के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि आज की डिस्कशन के बाद इस टॉपिक के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक हम लोग सब बातें यहाँ पे कवर करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट्स क्या हैं, सब बातों पे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो ये काफी लंबा चौड़ा टॉपिक रहने वाला है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम, लेकिन प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा तीन जो है छोटे छोटे बेबी टॉपिक्स हमारे पास हैं। ठीक है, पुरुलिया छाओ प्रीलिम्स के लिए करेंगे। नदन जो पिनटेल्स है उसे पढ़ेंगे, एक तरह का डक होता है ये। पुलिकट लेक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक आप जो है इसको थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ये दोनों आप लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। उसके अलावा लद्दाख वाला टॉपिक ये रिवीजन के लिए डाला गया है यहाँ पे, क्योंकि लद्दाख में दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं प्रोटेस्ट, और गवर्नमेंट ने अभी उनको कल का समय दिया, आज का बेसिकली। आज गवर्नमेंट उनसे बात करेगी। तो ये लद्दाख का पूरा मामला क्या है, सिक्स शेड्यूल क्या होता है, उसके रिगार्डिंग क्या वहाँ पे कंट्रोवर्सी है, तो ये हम लोग करेंगे। इस टॉपिक आप कई एस्पेक्ट से कर सकते हो, पॉलिटिकल सिक्स शेड्यूल से अलग कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स कर सकते हो, यूनियन टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो, सेंटर स्टेट के रिलेशन के हिसाब से कर सकते हो, फेडरलिज्म के हिसाब से कर सकते हो। तो ये एक टॉपिक जो है कई जगह पे फिट हो जाता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर इतने सारे डाउट्स, इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, हम कितनों को याद करें। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आपको हर चीज के लिए हर एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक टॉपिक ऐसा पकड़ें और कोशिश करें कि उसी टॉपिक को आप कहीं ना कहीं फिट कर दें। उसके अंदर वो डायमेंशन होनी चाहिए। जैसे लद्दाख वाला इशू, आप इसे कहीं भी फिट कर सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जांपल डाल दो। कोई स्टेट की पावर के रिगार्डिंग आता है तो ये डाल दो। सेंटर की जब आप बात करते हो कि सेंटर जो है मोर पावरफुल है, ये डाल दो। ट्राइबल्स के इंटरेस्ट की बात करनी है तो ये एग्जांपल डाल दो। कई बार इंडिया का रिलेशन विद नेबर कंट्रीज है, ये एग्जांपल डाल दो। ठीक है, कई जगह पे आप इसको फिट कर सकते हो, तो इसमें आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पर लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता है कि छोटे जो टॉपिक है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं, फिर बाद में जो है थोड़ा सा बड़े टॉपिक पे आएंगे। तो छोटा टॉपिक तो देखिए ये है अपने पास, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं पुरुलिया छाओ। छाओ का मतलब आप समझते हो, जैसे छाया होती है, शैडो होती है, जिसमें आप दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आपकी एक फीलिंग आती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि देखिए यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दी जाती है, जो यहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं, उनका फेस रिवील नहीं होता है। तो फेस के पीछे छिपे हुए होते हैं, एक तरह से हाइड होते हैं। तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है वो छाऊ है। तो ये परफॉर्म किया गया बंगाल में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डांसेस वगैरह, जो फोक डांस होते हैं, जो क्लासिकल डांस होते हैं, एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से यहाँ से सवाल आते हैं। 4-5 साल से इस सेक्शन से सवाल नहीं आया है, तो इसलिए अब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट? अगर पिछले साल आया होता तो इस साल शायद हम लोग इग्नोर भी कर देते। तो 3-4 साल के बाद क्वेश्चन वो एक पर्टिकुलर थीम से यूपीएससी रिपीट डेफिनेटली करता है। तो क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो ये जो छऊ डांस है, ये एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2010 में यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में डाला है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये। ठीक है? अब देखिए ज़रा, छऊ डांस अलग-अलग स्टेट में होता है। बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहते हैं। झारखंड में इसको जो है सरायकेला छऊ कहते हैं। ओडिशा में इसको मयूरभंज छऊ कहते हैं। एक तो आपने ये नाम इसका याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डांस है, वो 3 स्टेट से बिलॉन्ग करता है। हालाँकि अलग-अलग जगह पे इसको परफ़ॉर्म करने का तरीका थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो छाऊ के अंदर की एक कॉमन थीम है, वो रामायण की रहती है और महाभारत की रहती है। ठीक है? पुराणास वगैरह में जो स्टोरीज़ दी गई हैं, इंडियन लिटरेचर के अंदर, वो इसकी एक थीम रहती है।
इसके अंदर जो डांसर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग-अलग मुद्राओं के द्वारा, अपनी फिज़िकल मूवमेंट के द्वारा अलग-अलग चीज़ों को जो है वो इम्पर्सोनेट करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं बेसिकली, आप ये कह सकते हो। जैसे कोई भगवान की एक्टिंग कर रहा है, कोई एनिमल, बर्ड्स, हंटर्स, रेनबो, नाइट, फ्लावर्स वगैरह, वो सब इस तरह की एक्टिंग करते हैं, ठीक है? उसके अलावा इसको अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग जो है नाम से भी टाइम पे जो है परफ़ॉर्म किया जाता है। अब देखिए, जो छत उड़ीसा के अंदर जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो मयूरभंज छऊ होता है, उसकी एक ख़ास बात ये है कि यहाँ के एक्टर्स मास्क नहीं पहनते हैं। बाकी दोनों के, झारखंड में और बंगाल में, मास्क पहनते हैं। अब मास्क वो नहीं पहनते, लेकिन ये फिर डांस छऊ कैसे हुआ? अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, भैया मास्क पहनते हैं इसलिए इसको छऊ बोलते हैं, छिपा हुआ होता है फेस। लेकिन ये लॉजिक ओडिशा में तो काम नहीं आता है। ओडिशा में मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन वहाँ के जो डांसर्स होते हैं, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। उनका फेस एकदम बिल्कुल स्टोइक होता है, एक्सप्रेशनलेस होता है। तो देखने में आपको ऐसा ही लगता है कि वो मास्क पहने हुए हैं। तो इल्यूज़न मास्क का आता है, ठीक है? एक्चुअली मास्क नहीं है, लेकिन इल्यूज़न ऐसा लगता है, अरे! मास्क पहना हुआ है, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन तो दे ही नहीं रहे हैं, राइट? और ओडिशा के अंदर जो डांसर्स होते हैं, वो कई तरह की जो है यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, और वो मूवमेंट मोस्टली काफ़ी विगरस होती हैं, काफ़ी एकदम जोश भरी, एकदम एनर्जेटिक होती हैं। और बहुत बार जो गाँव में जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके जो डेली चोर्स होते हैं, मतलब घर में वो जो काम करती हैं गाँव में, जैसे कोई कुएँ से पानी लेके आना, घर का काम करना, उस तरह की चीज़ें जो हैं इनेक्ट की जाती हैं। बर्ड्स की मूवमेंट को भी जो है वो बॉडी के थ्रू किस तरह से वो चलते हैं, है ना? उन सब चीज़ों से किया जाता है। कॉम्बैट टेक्निक्स भी वो लोग एक्टिंग करते हैं। ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे की जाती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सप्रेशनलेस जो है वो फेस यहाँ पे होता है, क्योंकि छऊ डांस के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है। उनका कहना है कि आपको अपने इमोशंस दिखाने के लिए, भावनाएँ दिखाने के लिए चेहरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी बॉडी से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू भी बता सकते हो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो। उस थ्योरी में जो है बिलीव किया जाता है। इसलिए डांसर्स यहाँ पे म्यूट होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। कोई गाना-वाना यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है, और उस म्यूज़िक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हो मोहरी और शहनाई, ये म्यूज़िक वहाँ पे बजता है। तो ये थोड़ा-सा आप इसको यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है जी? अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन आना काफ़ी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। उसके अलावा पुलिकट लेक में क्या हो रहा है, ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है? इसे नदन पिनटेल कहते हैं, ये डक होती है। कुछ डक्स की वहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पुलिकट लेक में, और ये कहा गया कि शायद पुलिकट लेक का जो वाटर है, उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स ऐसा हो सकता है आ गए हों। क्योंकि पुलिकट लेक के आसपास काफ़ी खेती-बाड़ी की जाती है, तो वहाँ से हो सकता है कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह वहाँ पे एंट्री कर गए हों, जिसकी वजह से इससे अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई है। लेकिन ये इंडिजिनस नहीं है, ठीक है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कई जगह से आते हैं। तो नदन जो पिनटेल है, ये थोड़ा आपने इसका नाम याद रखना है, ठीक है? नदन पिनटेल आर नेम्ड फॉर देयर लॉन्ग सेंट्रल टेल। लॉन्ग सेंट्रल टेल होती है इनके पास, ठीक है? और पॉइंट होता है, जैसे आप ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी जो टेल होती है, ऐसे पॉइंटेड सी नज़र आ रही है, इसीलिए इसे पिन टेल कहते हैं। पिन जैसी नज़र आती है जो इनकी टेल है, जो इनकी पूँछ होती है बेसिकली, ठीक है? जो मेल होते हैं बफ ग्रे कलर के होते हैं, चॉकलेट कवर्ड, मतलब उनका चॉकलेट कलर का ऐसे हेड होता है। अब ये चॉकलेट कवर्ड का मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट लगा के घूम रहे हैं। कलर थोड़ा-सा चॉकलेट टाइप का होता है, ठीक है? व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं इनकी चेस्ट के ऊपर, ये थोड़ा इनका जो है डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं और नॉन ब्रीडिंग जो मेल्स होते हैं, मतलब जो नॉन मतलब जो जो एडल्ट नहीं होते हैं बेसिकली, मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है? उनका थोड़ा-सा कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है, और उनकी जो चेस्ट होती है वो भी थोड़ी लाइट कलर की रहती है, ठीक है? तो दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। उसके अलावा जब ये फ्लाई करते हैं, तो इनके जो इनर विंग्स होते हैं वो थोड़े से ग्रीन कलर के फ्लैश होते हैं, ठीक है? मेल्स के, और फीमेल्स के जो है वो ब्रोंज़ कलर के फ्लैश होते हैं, तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। यूजुअली साउथ ऑफ इक्वेटर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? They have been found on every continent except Antarctica, but typically they do not live and breed south of the equator. टिपिकली का मतलब ये है कि हाँ, मिल सकते हैं कभी-कभार, लेकिन जनरली ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ही पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका में आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें, कहाँ पे रहते हैं? वेटलैंड्स में रहते हैं, जैसे चिलिका लेक, सॉरी, जैसे हमारा पुलिकट लेक है, ठीक है? एग्रीकल्चर फील्ड में रहते हैं, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है या काफ़ी ज़्यादा इरिगेट हम लोग करते हैं।
फ्लडेड ग्रासलैंड्स में रहते हैं, ठीक है? टुंड्रा, शेल्टर्ड एस्चुरीज़ वगैरह, मार्शेस, लगून्स वगैरह के अंदर रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है? नियो आर्कटिक, पैलिआर्कटिक रीजन्स इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एशिया वगैरह वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। द विंटरिंग पिंटफॉल डक्स अबव मूव टू अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ एंड द ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे इंडिया की बात आप कर सकते हो, साउथ एशिया में आते हैं कभी-कभी विंटर के टाइम पे। यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि इस समय आर्कटिक वाले रीजन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं। इस समय विंटर्स के टाइम पे, तो इसीलिए जो है वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं, साउथ एशिया की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसके अंदर लीस्ट कंसर्न्ड के अंदर इनको रखा गया है। यूजुअली ह्यूमन एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उसकी वजह से इनका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है। वेटलैंड की हम लोग ड्रेनेज कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं, एग्रीकल्चर का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनको थ्रेट है। थोड़ा-सा पुलिकट लेक के बारे में आपको बताता चलूँ अगर मैं, देखिए ये रही आपकी पुलिकट लेक। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक जो है वो 2 स्टेट्स के अंदर में आती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन इसका जो 96% जो पार्ट है, वो आंध्र प्रदेश में ही आता है एंड ओनली 3% इज़ इन तमिलनाडु। ये हमें थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है। चिलिका लेक के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है? ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर जो है वो आपस में मिक्स होते हैं। उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो इसकी सैलिनिटी फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के बीच में होती है बेसिकली, ठीक है? उसको कहते हैं। 2 रिवर हैं जो इस लगून के अंदर गिरती हैं, जैसे एक अरावनी रिवर आती है अपने पास और एक कलंगी रिवर आती है जो कि नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से आती है। अरानी जो रिवर है वो सदर्न वाली साइड से आती है, तमिलनाडु वाली साइड से आती है। थोड़ा आपने इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ छोटी-छोटी कनाल है जो इसका पार्ट है, जैसे यहाँ पे बकिंघम कनाल एक आती है और ये नेविगेबल होती है। आप इसके अंदर मतलब छोटे-छोटे जो शिप्स होते हैं, बोट्स वगैरह होती हैं, वो आप आराम से चला सकते हो। हर साल पुलिकट लेक पे एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लेमिंगोज़ होते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर मेजर पार्ट पड़ता है। श्रीहरिकोटा द बैरियर आइलैंड ऑफ द श्रीहरिकोटा सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड इज़ होम टू द सतीश धवन स्पेस स्टेशन। तो पुलिकट लेक के अंदर ही एक छोटा काइंड ऑफ आइलैंड है जिसे श्रीहरिकोटा आप कहते हैं। सतीश धवन स्पेस स्टेशन उसके ऊपर स्पेस सेंटर वहाँ पे है और ये एक बर्ड सैंक्चुरी भी हमारी है। ठीक है? तो ये देखिए ये कितनी बड़ी लेक है, इसके बीच में जो है कुछ छोटे-छोटे आइलैंड हैं और ये एक बैरियर है। ये देखिए श्रीहरिकोटा और ये बे ऑफ बंगाल है जो इसको ये सेपरेट करता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें पुलिकट लेक के बारे में। ठीक है, चलिए एक बार छोटा-सा लद्दाख इश्यू पे चले जाते हैं, फिर हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ बिहाइंड लद्दाख्स अनरेस्ट? तो भैया वहाँ पे हो रहे हैं लार्ज स्केल प्रोटेस्ट लद्दाख में। क्यों हो रहे हैं? आइडिया आपको पहले से ही है। अगर आप हमारा डीएनए देखते हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव सम आइडिया अबाउट इट। तो यार इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ पे, है ना? टेम्परेचर जो है 0 के आस-पास है, कभी-कभी 0 से नीचे भी चला जाता है। ये लोग पागल हैं, कैसे सड़कों पे निकले हुए हैं? पागल नहीं हैं, उनका एक कॉज़ है, वो एक कॉज़ के लिए निकले हैं, कॉज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई सर्दियों में अपना काम-धंधा छोड़ के ऐसे बाहर थोड़ी ना निकलेगा। कॉज़ क्या है? कॉज़ यही है कि इनकी कुछ डिमांड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिमांड इनकी फुलफ़िल हो नहीं रही हैं। गवर्नमेंट को बार-बार प्रॉमिस कर रही है, लेकिन वो प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक जी का नाम सुना ही होगा। थ्री इडियट मूवी आपने देखी है। थ्री इडियट मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है, फुनसुक वांगडू, राइट? वो इनसे ही इंस्पायर्ड है। बहुत फेमस है, इनका यूट्यूब चैनल भी है और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। प्रोटेक्शन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, खासकर लेह लद्दाख वाले रीजन में। तो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? तो बेसिकली प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि भई जब 2019 के अंदर आर्टिकल 370 हटाया गया, तो उस समय क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट यूटी बना दिया गया और लद्दाख को जो है वो सेपरेट यूटी बना दिया गया। उस समय इनसे वादा किया गया कि भई हम आपको सेपरेट स्टेट्स बनाएँगे, लेकिन इनको अभी तक तो स्टेट्स नहीं बनाया गया है, राइट? तो डिमांड बेसिकली यही है। इनका कहना है कि भाई देखिए, जब तक हम सेपरेट स्टेट्स थे, तो हमारे पास क्या था, एक ऑटोनॉमी थी। लेकिन अब क्योंकि हमें यूटी बना दिया गया है, तो हमें ये डर लग रहा है कि देयर कैन बी अ लॉस ऑफ आवर आइडेंटिटी, है ना? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज़ और ब्यूरोक्रेटिक आउटरीच। अभी क्या है, क्योंकि सेंट्रल यूटी होती है, यूटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही सब कुछ करते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पे जो है इंटरफेयर करते हैं उनके मामले में, तो ये उनका कहना है।
अब जब जे-एंड-के को बनाया गया सेपरेटली, तो जे-एंड-के के अंदर अभी जैसे दिल्ली में एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसे जे-एंड-के में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो वहाँ के अंदर एमएलएज़ भी हैं, एमपीज़ भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर कोई असेंबली नहीं है, ठीक है? देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव असेंबली इन लद्दाख। अब क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, तो मतलब वहाँ पे कोई इलेक्शंस भी नहीं होते। इलेक्शंस नहीं होते तो मतलब वहाँ के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं हैं, जो उनकी बात को सामने रख सकें। एक तो ये बहुत बड़ी डिमांड है कि भैया या तो हमें स्टेट बनाइए, एट लीस्ट फिलहाल के लिए आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो क्रिएट कर ही सकते हो ना, जैसे आपने जे-एंड-के के अंदर किया हुआ है, राइट? वो तो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा हालाँकि कुछ छोटे-छोटे इश्यूज़ और भी हैं। इश्यूज़ ये हैं कि यूटी स्टेटस अलीजिंग डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ द कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़। इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले क्या था जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, तो लद्दाख में रहने वाले लोग ये आरोप लगाते थे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कि यार आप हमारे साथ ना डिस्क्रिमिनेशन करते हो, क्योंकि आप मेजॉरिटी में हो, ठीक है? तो आप जो रिसोर्सेज़ वगैरह अलॉट करते हो लद्दाख को वो कम करते हो। पहले ये आरोप उनके ऊपर लगाया जाता था। तो जब यूटी बना तो स्टार्टिंग में बड़ा खुश हुए लोग, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। अब वो खुशी जो है वो अनईज़ीनेस में और एंगर में तब्दील हो गई। कारण क्या है? कारण तो आपको मैंने बता ही दिया है। और कारण ये है, लद्दाख में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि यूटी बनाने के बाद अब वहाँ पे जो नॉन लोकल्स हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो खूब सारे आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से आके लोग वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। और धीरे-धीरे क्या होगा, लद्दाख में जो लोकल लोग हैं वो एलियनेट हो जाएँगे, अपनी ही लैंड पे एलियनेट हो सकते हैं। उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उनकी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, ठीक है? वो भी खतरे में आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात, जब यूटी बनाया गया, यूटी बनने के बाद लद्दाख वाले रीजन में खूब सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब प्रॉब्लम ये है, देखो प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट से नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनका कोई डिसीजन नहीं है। कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी होगी, कहाँ पे ज़मीन खरीदी जाएगी, कुछ पता ही नहीं। जैसे वहाँ पे एक मेगा सोलर पावर प्लांट लगाया गया, ठीक है? लगाया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कई थाउज़ेंड हेक्टेयर ज़मीन को एक्वायर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन लोगों से एक बार भी नहीं पूछा। बाहर वालों को ये लगता है, ऐसा उनका मानना है कि बाहर वालों को ये लगता है कि यार ये तो फालतू की लैंड पड़ी हुई है। यहाँ पे ना पेड़-पौधे हैं, ना घास है, बंजर ज़मीन ले है ये तो, इसमें तो हम लोग सोलर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन लोकल लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ़ रहती है। वहाँ पे मेडिसिनल दवाइयाँ होती हैं जो लोग हज़ारों साल से वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कई सारे नोमैड्स होते हैं जो अपनी बकरियों वगैरह को चराने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो लोकल लद्दाखी लोगों के लिए वो फालतू जगह नहीं है, वेस्टलैंड नहीं है। बाहर वालों को लगता है वो वेस्टलैंड है, इसलिए उसको जो है मेगा सोलर पावर के लिए एक्वायर कर लिया। तो भाई अगर आप हमारी ज़मीन पे कुछ बना रहे हो हमसे पहले पूछ तो लो, हमसे तो आपने पूछा ही नहीं। ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड हो रही है। मतलब आप हमें 6 शेड्यूल के अंदर डालिए। और भी कई सारे रीज़न्स हैं, जैसे जॉब क्राइसिस है। जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी जॉब्स वगैरह ओपन हुई, लेकिन लद्दाख में अभी तो कोई जॉब्स वगैरह ओपन हुई नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट भी लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 35 के अंडर में पहले जो प्रोटेक्शन थी कि बाहर वाले ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकते समथिंग लाइक दैट, वो भी हटा दिया गया। तो कुछ लोगों का मानना है भैया बाहर वाले जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं वहाँ पे ज़मीनें खरीदेंगे। शुरुआत में लोग खुश थे, लेकिन अब लोगों का कहना है कि भैया आर्टिकल 370 से पहले ही हम लोग खुश थे। जब हम जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करते थे। हो सकता है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हो, लेकिन कम से कम बाहर की इंडस्ट्री आके हमें एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही थी ना। अब तो बाहर वाले भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। पहले ही हम लोग ठीक थे इससे अच्छा तो। ये एक यहाँ पे बड़ी बात बोली गई। अब कौन यहाँ पे एजिटेशन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 2 इम्पोर्टेंट बॉडी है वहाँ पे, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। हालाँकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये
डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें जे-एंड-के के साथ ही मिला दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे हमें ऐड मत करिए, बट फिर भी दोनों ने आपस में मिल के जो है एक जॉइंट वेंचर बनाया है। कई जगह पे प्रोटेस्ट हुए, इवन दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो इनकी बेसिक बेसिक डिमांड क्या है? बेसिक डिमांड ये है कि हमें फुल फ्लेज लेजिस्लेचर दीजिए, हमें पूरी तरह से स्टेट बनाइए, ठीक है? हमारे पास हमारे खुद के एमएलएज़ होने चाहिए, खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होने चाहिए, चाहे 2-4 ही हों, 1-2 ही हों बेशक, लेकिन हों तो कम से कम। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड कराइए अंडर 6 शेड्यूल, ये उनकी दूसरी डिमांड है। लोकसभा सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर द लेह एंड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ये उनका डिमांड है। तो उनका कहना है कि कम से कम 2 लोकसभा सीट हमारे पास होनी चाहिए, एक लेह के लिए और एक लद्दाख के लिए, ये उनकी यहाँ पे डिमांड है। लोकल लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। ये कुछ 3, 4, 5 डिमांड उनकी वहाँ पे हैं, जो वो सरकार से माँग रहे हैं। ठीक है? एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे। उसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ें और भी हैं। जैसे अभी क्या हुआ वहाँ पे, सरकार का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए भाई, मैं तो लद्दाख को डेवलप कर दूँगा। इतना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, एंड ऑल द यूनिवर्सिटी ओपन करूँगा, कॉलेज ओपन करूँगा, ये सरकार का कहना है। जैसे अभी वहाँ पे क्या हुआ, 6000 करोड़ रुपीज़, ठीक है? वो सरकार ने कहा है कि हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो पैसा आएगा और इसको जहाँ पे खर्च किया जाएगा, वो डिसीज़न किसका होगा? किसके हाथ में सारी चीज़ें जा रही हैं? वहाँ के जो एलजी हैं, उनके हाथ में आ रहा है सब कुछ, क्योंकि यूटी है ना, तो एलजी के थ्रू ही होगा। लेकिन एलजी तो नॉन इलेक्टेड है। तो इनका कहना है कि भैया, हमारे लिए आप पैसा भेज रहे हो, लेकिन ऐसे पर्सन को कंट्रोल दे रहे हो जो कि नॉन इलेक्टेड है। वो तो बाहर से आया है, उसे हमारी सिचुएशन का क्या पता? और जब तक उसको हमारी सिचुएशन का पता लगेगा, तब तक भैया वहाँ पे कोई और आ जाएगा। समस्याएँ ही समस्याएँ हैं। तो इसलिए फुल फ्लेज स्टेट की डिमांड वहाँ पे हो रही है। उसके अलावा कुछ और उनका कहना है कि देखिए भई, हमारा स्टेट बहुत सेंसिटिव है, चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, तो आप हमें जो है इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह को 6 शेड्यूल का स्पेशल स्टेटस दिया गया है, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80% जो जनसंख्या है वो ट्राइबल्स है। तो इसलिए हमें 6 शेड्यूल के अंदर आप इंक्लूड करिए। तो ये कुछ-कुछ वहाँ पे उनकी डिमांड है। जॉब्स क्रिएट करिए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कोई भी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई हैं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए आप अलग से बनाइए, ठीक है? जिस तरह से यूटी बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जॉब्स आई हैं, यूटी के अंदर अब तक कोई जॉब्स नहीं आई हैं सेंट्रल की तरफ से। तो वो, और अगर आएँगी, तो लोकल लोगों को आप रिज़र्वेशन उसके अंदर ज़रूर दीजिए। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें, हालाँकि अभी आज भी बात होगी, 19 तारीख को भी बात करने की सरकार ने बोला है। देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। सो दैट वाज़ अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा-सा सिक्स शेड्यूल के लिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा कंटेंट डाल दिया है। ये तो पुराना-सा टॉपिक है, इसमें कुछ ख़ास है नहीं। ये तो लक्ष्मीकांत से ही लिया गया है, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हो सिक्स शेड्यूल के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली सिक्स शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे कि स्पेशल स्टेटस दिया जाता है ट्राइबल आइडेंटिटी को, कल्चर को, वहाँ की लैंग्वेज को, टैक्सेशन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में लोकल लोगों को दिया जाता है बाय क्रिएटिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है? वो सब दिया जाता है यहाँ पे, तो वो उसके बारे में यहाँ पे बात है। जैसे वहाँ पे कोई पॉलिसिंग करनी है, सैनिटेशन करना है, पब्लिक हेल्थ करना है, लैंड मैनेजमेंट करना है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो उसके लिए कानून बना सकती है, रूल्स बना सकती है, जिसमें लोकल लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होता है। ठीक है? अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो कि आपका आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट है भैया ये, और सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बड़ी बात। बता, जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी बड़ी बात है। तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, पहली बात, वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कई सालों से। ऐसे किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों करता है? पहली बात तो, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? उसका सीधा-सीधा आंसर हो जाता है 110% सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। इसमें कोई जुडिशियल ओवररीच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बाउंड्री के अंदर रह के काम कर रहा है। दूसरी बात, क्या कहते हैं इस पावर को? इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लिखा, कोई उसको रिव्यू करेगा कि आपने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। ऐसे ही जब सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, कानून बनाती है, तो कोर्ट, जो हमारा कोर्ट है, वो उसको रिव्यू कर सकता है कि क्या ये सही है या क्या गलत है।
लेकिन ये जो सही और गलत किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? अब ये कोई 2 + 2 = 4 तो नहीं है कि भैया ये सही है, 2 + 2 = 5 ये गलत है। ये जो क्राइटेरिया फिक्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। अगर कोई कानून, कोई पॉलिसी जो सरकार ने बनाई, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ सिंक नहीं कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट में जा रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई ये गलत है और हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, तो वो पॉलिसी कैंसिल की जाए, वो कानून कैंसिल किया जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पूरी स्कीम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 5 जज की बेंच थी, ठीक है? यहां पे कोई भी अपोजिंग वर्डिक्ट नहीं आया है। पांचों ही जज ने बोला है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ब्लैंकेट बैन इसके ऊपर लगाया जाए। ठीक है, कोर्ट ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों सर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया देखिए, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, है ना, बिजनेसमैन होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं। उस पैसे को लेकर सरकार इलेक्शन लड़ती है और जीतती भी है, कैंपेनिंग करती है। जब सरकार उनका पैसा लेके जीतेगी, पावर में आएगी, पावर में आने के बाद तो सीधी सी बात है भैया, तुम मेरी कमर खुजाओ, मैं तुम्हारी कमर खुजाऊंगा, है ना? आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। सीधी सी बात है। तो वो उनको फेवर करेंगी, ऐसा कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लाने के लिए कई सारी अमेंडमेंट की गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। कंपनीज एक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया, राइट? ये सारे के सारे अमेंडमेंट किए गए और कोर्ट ने ये पाया कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में है, जो कि अंडर 19(1) के अंदर में आता है। कोर्ट ने यह माना कि अंडर 19(1) में जो राइट, वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन है अबाउट द पॉलिटिकल फंडिंग, वो फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पूछेगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट? तो यू नीड टू आंसर दिस। Voters' right to information about political funding is a fundamental right under Article 19(1)(a) observed by the Supreme Court। ठीक है, अब बात यह है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जब आप फंडिंग करते हो तो आपके नाम नहीं बताया जाता है ना? पूरी तरह से उसको हिडन रखा जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब कोर्ट ने यह माना कि भाई क्योंकि नाम आपका हिडन रखा जाता है, तो इसका मतलब कोई भी आपको फंडिंग करे तो उसका नाम आप नहीं जान सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस को फेवर करने के लिए बनाया गया है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस का इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग में। तो इसका मतलब पॉलिसी कौन बना रहा है? पर्दे के सामने से नजर आ रहा है कि पॉलिटिशियंस बना रहे हैं। पर्दे के पीछे से एक्चुअली कॉर्पोरेशंस पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये एक नेक्सस है, जिसे क्रोनिक कैपिटलिज्म भी कह सकते हो आप। क्रोनिक कैपिटलिज्म में एक नेक्सस होता है जिसमें कॉर्पोरेशंस और पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनी पॉलिटिक्स नेक्सस है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब मनी और पॉलिटिक्स का खेल यहाँ पे भयंकर चल रहा है। तो कोर्ट का ये कहना है कि जो डोनेशंस हो रही है ना, ये कोई आइडियोलॉजी के बेस पे नहीं हो रही है कि अच्छा भैया तुम इस कॉज को सपोर्ट करते हो तो चलो मैं आपको फेवर, नहीं नहीं। दीज आर प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैं आपको पैसे सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरी फेवर करोगे। मैं आपको पैसे इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फेवर करते हो, इसलिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं। आप जो है माइनॉरिटी फ्रेंडली हो या फिर आप वीमेन जो है सेंसिटिव हो, नहीं नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा आप मुझे बेनिफिट दीजिए, मैं आपको बेनिफिट दूंगा। ये बात बोली गई। अब कुछ बातें इसमें और बोली गई। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि भाई आप जो पैसा दे रहे हो वो पैसा सिर्फ कैंपेनिंग में खर्चा नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती है, कैंपेनिंग होती है, नहीं, वो पैसा ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही हैं अपने बड़े बड़े लग्जूरियस ऑफिस बनाने में। दिल्ली में देखिए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े ऑफिस है एकदम प्राइम प्रॉपर्टी में। 12 खंबा रोड पे एक बहुत बड़ा ऑफिस है।
वो ऑफिस बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, वो भी इसी फंडिंग से आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं, उनको सैलरी जो जाती है, वो भी इसी फंडिंग से जा रही है। तो ये सिर्फ कैंपेनिंग तक लिमिटेड नहीं है, और इससे इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हो रही है। अब आम आदमी डोनेट कर रहा है मान लो पैसा, और एक बड़ा बिजनेसमैन अगर पैसा डोनेट कर रहा है, सरकार पॉलिसी किसके फेवर में बनाएगी? आम आदमी की थोड़ी ना बना रही है, उसके फेवर में बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट में जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो वन पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट है, उसके अगेंस्ट में चला गया। हालांकि ऊपर ऊपर से दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि वन पर्सन वन वोट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पर्सन एक ही है, अमीर आदमी, जो करोड़ों की फंडिंग दे रही है, लेकिन उसके वोट की वैल्यू आपकी वोट से कहीं ज्यादा है। काउंटिंग में हो सकता है आपकी भी एक काउंट हो रही है, उसकी भी काउंट हो रही हो, लेकिन जो इंपैक्ट है लेटर ऑन, वो बहुत बड़ी बात है। तो वोटर्स वर्सेस डोनर्स, कोर्ट ने ये कहा है दैट कोर्ट अग्रीड दैट द फाउंडेशनल राइट टू प्राइवेसी कवर्स ए पर्सन्स पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने ये कहा कि साहब, अगर डोनेशंस को हम लोग ओपन कर देंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हैं। तो इसीलिए हिडन रखिए। अब मान लो मैं हूं, और मैंने मान लो 10 करोड़ रुपए, मतलब भगवान करे वो दिन आए मेरे पास इतना पैसा हो, मान लो मैंने 10 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को डोनेट कर दिए मान लो, तो बीजेपी को पता चल जाएगा, ओपनली सबको पता चल जाएगा। कल को बीजेपी या कोई और पावर आती है, पावर में, तो वो तो मुझे टारगेट करेंगी। उनको पता है कि ये इन्होंने कांग्रेस को जो है वोट किया था, और मुझे कहीं ना कहीं कहीं भी ईडी का छापा पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो सरकार का आर्गुमेंट था कि सर इसीलिए जो है हम लोग नाम नहीं बताएंगे। उस केस में कोर्ट ने यह कहा कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ये दो बड़ी बड़ी बातें हैं। एक तरफ तो आपको प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो कोर्ट ने माना कि जो आम आदमी का राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो आपकी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी से ऊपर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हालांकि राइट टू आपकी जो प्राइवेसी है वो भी फंडामेंटल राइट है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, इट्स योर फंडामेंटल राइट। लेकिन वोटर्स का जो राइट है वो आपके राइट से, इंडिविजुअल राइट से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये जो है उन्होंने यहाँ पे बात कही है। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि साहब, ये तो ब्लैक मनी को रोकने का तरीका है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो रहे हैं, इससे कम से कम जो पैसा आ रहा है, वो कम से कम सफेद तो आ रहा है ना, व्हाइट मनी तो आ रही है, ब्लैक मनी तो नहीं आ रही है। अगर ये नहीं होगा, तो देखिए लोग तो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे ही, फिर भी कॉर्पोरेशन तो फिर भी देंगी, फिर वो टेबल के नीचे से देंगे। अ- अब क्या वो पॉलिटिकल, अब वो टेबल के ऊपर से दे रहे हैं। अब वो कम से कम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू तो आ रहे हैं। पहले तो वो सीधा सीधा हाथ में जो है वो सूटकेस भर भर के लाया करते थे। तो ये कम से कम ब्लैक मनी कर्ब हो रही है। कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा आर्टिकल 91 है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिस केस में इनको वायलेट किया जा सकता है, लेकिन उन एक्सेप्शंस में कर्ब टू ब्लैक मनी नहीं है। कर्ब टू ब्लैक मनी के बेसिस पे आप फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं कर सकते। हाँ, बाकी दूसरी कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको ऐड करिए। आप 19 का अंदर अमेंडमेंट करिए, उसके अंदर एक और चीज लिख दीजिए, कर्बिंग द ब्लैक मनी। हम आपके फंडामेंटल राइट को जो है वो जो है लिमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ऐसा नहीं है, तो हम इस आर्गुमेंट को नहीं मानेंगे। और इन सारी चीजों को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी, इसे आप पूरी तरह से हटा दीजिए। तो ये है पूरे का पूरा यहाँ पे मामला बनता है। बाकी और बहुत सारे जो आर्गुमेंट दिए गए हैं, हालांकि मैं आपको सारे बता ही चुका हूँ लगभग लगभग। ठीक है, देखिए, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, तो ये तो सीधा सीधा ही सरकार ने बोला है कि भाई ये तो नेक्सस है, पूरी तरह से नेक्सस है, क्रोनी कैपिटलिज्म आप इसको बोल सकते हो। तो आप उनको पैसा दोगे, वो बदले में आपको सीक्रेट्स बताएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे।
तो डिसीज़न जो गवर्नमेंट लेती है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आएगा थ्रू दीज़ कॉर्पोरेशंस, ठीक है? अब कुछ लोगों का कहना है कि देखिए भाई इससे होगा क्या? कोर्ट ने क्या बोला है? बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है कोर्ट ने। कोर्ट ने ये कहा है कि भैया 2019 के बाद से जो भी पॉलिटिकल डोनेशंस आया है, ये एसबीआई को भी कहा, ये इलेक्शन कमिश्नर को भी कमीशन को भी कहा है कि उन लोगों के नाम, ठीक है? उनका डिटेल्स, मतलब कितना पैसा उन्होंने दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, वो सारे का सारा वेबसाइट के ऊपर लगाइए। अब फँस गए, मामला फँस गया अब। सीक्रेसी गई, खत्म, भाड़ में। तो अब सबके नाम सामने आएँगे। किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये थोड़ा ट्रिकी है, अभी शायद ऐसा नहीं होगा, थोड़े टाइम तक सरकार कुछ ना कुछ इसमें हल्ला करेगी। बट फिलहाल कोर्ट ने ऐसा बोला है। कुछ लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ऐसा होगा, तो ये पता चल जाएगा जनता को कि भाई कौन कितने पानी में है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। ब्लैक मनी वाला आर्गुमेंट जो है वो बोला गया है। हालाँकि बीजेपी ने ओवरऑल तो ये कहा है कि भई चलो ये वर्डिक्ट आया तो हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बोला गया है कि ये ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को हम लोग लेके आए थे। हालाँकि जिस आर्गुमेंट को कोर्ट ने नहीं माना है। ठीक है। अब कोर्ट अप्लाइड राइट टू कीप पॉलिटिकल एफिलिएशन अवे फ्रॉम द स्टेट इंट्रूजन। ये तो वही है बात जो अभी-अभी को मैंने बोली थी कि भैया अगर कोई मान लो मैं हूँ, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखता हूँ, ठीक है? मतलब मैं उस किसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, तो ये मेरा प्राइवेट मैटर है ना, प्राइवेट मैटर है और प्राइवेट ही रहना चाहिए। अगर ये ओपनली हो जाएगा, तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर सर्विलेंस कर सकती है, मुझे टारगेट कर सकती है ना? ऐसा हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत सही स्कीम थी, आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने जो है इस बात को नहीं माना है। उन्होंने कहा कि भैया देख एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी होती है, आप वहाँ पे इस तरह से जनता को टारगेट नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो वोटर्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो बड़ा है, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको इतना पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने जो भी आर्टिकल यहाँ पे पढ़े हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है स्कीम वो क्या है, कैसे है? तो बेसिकली ये इस तरह का एक बॉन्ड होता है, ठीक है? जो दिल्ली में एसबीआई की जो ब्रांच है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मान लो आप ₹1000 किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हो, तो आप ये बॉन्ड खरीदिए, वहाँ पे जाइए, एक डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, ₹1000 जमा करवाइए, बॉन्ड अपने हाथ में लेके आइए। पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जाके आप उस बॉन्ड को जमा करवा सकते हो। बाद में वही पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट होता है बैंक के अंदर, वहाँ पे जाके उसको निकलवा सकती है, रिडीम उसको आराम से करवा सकती हैं। तो वो अकाउंट आपका पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है? ये बड़ी बात है। आप इंडिविजुअल हो, आप भी बॉन्ड खरीद सकते हो। आपने किसी के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन किया है, वो भी कर सकते हो। मज़े की बात ये है कि एसबीआई को आपका सब कुछ पता होगा क्योंकि एसबीआई में तो आप जाके बॉन्ड खरीद ही रहे हो ना। तो एसबीआई में तो डिटेल देना ही पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जब बनवाते हो आप। लेकिन उस बॉन्ड के ऊपर आपका नाम नहीं है, उस बॉन्ड के ऊपर आपका नाम नहीं है। तो जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, अब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10 करोड़ रुपए देना चाहता है, उसकी मर्ज़ी है वो दे सकता है। लेकिन वो अपना नाम भी नहीं बताना चाहता। उसकी कंपनी में मान लो 50 लोग काम करते हैं, तो वो क्या करेगा, इन 50 लोगों के थ्रू थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा पैसा लेगा और इनसे बॉन्ड जो है परचेज़ करवाएगा। हो सकता है 50 लोग आगे 2-2 लोगों को मिला के 100 लोग जो है थोड़ा-थोड़ा बॉन्ड खरीदेंगे। ये अब इस बॉन्ड के ऊपर तो किसी का नाम नहीं, इनका नाम नहीं है, इसका नाम तो नहीं है ना, इन लोगों का नाम है। ये अब क्योंकि छोटा अमाउंट है तो किसी को टेंशन भी नहीं है। ये लोग जाके इनको दे देंगे, ये जाके इनको दे देंगे और 10 करोड़ रुपए जब ये बॉन्ड जाएँगे उस पॉलिटिकल पार्टी के पास, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लो बीटीएस, ठीक है? तो इनको तो पता है कि ये 10 करोड़ रुपए इस आदमी के हैं, लेकिन आ ये इस चैनल के थ्रू रहे हैं, छोटे अमाउंट्स। तो लूप होल्स तो हैं सिस्टम के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी सीधा 50 करोड़ रुपए जो है वो दे रही है। हो सकता है वो थोड़ा-थोड़ा करके किसी और के थ्रू दे रहे हों, क्योंकि इसके ऊपर तो किसी का नाम नहीं होता है भाई, कोई भी किसी को भी ले सकता है, ठीक है? तो ये भी कुछ लूप होल्स हैं, तो ये कहना है कोर्ट का कि देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे ब्लैक मनी नहीं आ रही है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अभी भी सिस्टम के अंदर जुगाड़ लगा के ब्लैक मनी आ ही रही है।
ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ-कुछ बातें यहाँ पे बोली गई हैं। कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकती है? एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एट रिसीव्ड एट लीस्ट 1% ऑफ द वोट कास्ट इन द मोस्ट रिसेंट जनरल और द असेंबली इलेक्शन। वही पार्टी जो है वो एलिजिबल है जिसने कम से कम पिछले इलेक्शन में 1% वोट शेयर जिसको मिला है। ठीक है? उस पार्टी को अपना एक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है, वेरिफाइड अकाउंट होता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज तो सरकार जो कह रही है ट्रांसपेरेंसी है भैया, ब्लैक मनी कर्व हो रही है, सीक्रेसी रखनी ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है हमारे लिए, इससे जो है टैक्स इवेज़न नहीं हो रहा है। ये सरकार ने बोला कि एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज तो आपको पता ही है, एनोनिमिटी है सबसे बड़ी बात तो। पता ही नहीं चल रहा है कौन दे रहा है। तो ये जो हमारे वोटर्स होते हैं राइट टू नो उनके सीधा-सीधा वायलेशन है वोटर्स के राइट्स का, ठीक है? गवर्नमेंट ये जान सकती है कि किसने किसको कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मान लो बीजेपी इस समय पावर में है, तो बीजेपी ये जान सकती है कि इस पर्सन ने कांग्रेस को डोनेट किया है। लेकिन कांग्रेस ये कभी नहीं जान सकती कि बीजेपी को कौन डोनेट कर रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है ना उसको सबको पता है क्योंकि कौन किस-किस को कर रहा है। तो ये जो ईडी के छापे ऐसे ही थोड़ी पड़ रहे हैं। तो दिस इज़ वन एग्जांपल। हो सकता है इसके पीछे ऐसा हो सकता है ना हो, वी नेवर नो। बट ये अपोजिशन के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ईडी इसीलिए इतनी छापेमारी कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग किसको डोनेट कर रहे हैं। ये एक आर्गुमेंट गलत भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर इसके अंदर सच्चाई हुई, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा मिसयूज़ हो गया, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास चली गई और फिर वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, कहीं ऐसा सोचो कि सर बोल रहे हैं, बट येस, देयर कैन बी समथिंग लाइक दैट, है ना? क्रोनील कैपिटलिज़्म को बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से। कोर्ट ने अभी क्या-क्या ऑब्जर्व किया, वो मैंने आपको बता ही दिया है, अभी फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिनेरियो बनता है और एग्ज़ाम में इसका लेके ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। द एनहांस द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहा है। व्हाट आर द सजेस्टेड रिफॉर्म्स एंड हाउ फार दे सिग्निफिकेंट टू मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल? तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया है। ठीक है। अब इस सेक्शन से अगर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन्स आप अभी आराम से यहाँ से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी? चलिए, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थोड़ा लेट आया है आज का एनालिसिस, उसके लिए आई अपोलोजाइज़, क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी था कहीं पे, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट एनीवेज़ जो स्टूडेंट हैं हमारे वो तो देख ही रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, कमेंट सेक्शन में जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ तो कर ही सकते हो, ठीक है? फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।